हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करेंगे इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड स्टेलर रूल। ये क्या होता है? बहुत ही टेक्निकल टॉपिक है और ये इजी टू अंडरस्टैंड है। ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है न्यूक्लियस से कैसे इफेक्ट होता है, ऑर्बिटल की कंट्रीब्यूशन क्या है, उसको ये शो करता है। इसमें अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन जो एटम है, द इलेक्ट्रॉन इन द outermost शेल आर स्क्रीन फ्रॉम द न्यूक्लियस बाय इनर शेल। जो अंदर वाले शेल होते हैं वो बाहर के जो ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको न्यूक्लियर की अट्रैक्शन कम कराते हैं, उसको स्क्रीन करते हैं। सो एज ए रिजल्ट द इलेक्ट्रॉन इन द outermost शेल डज नॉट एक्सपीरियंस द फुल चार्ज। उनको फुल चार्ज एक्सपीरियंस नहीं होता। एक्चुअल चार्ज फेल्ट बाय द इलेक्ट्रॉन दैट इज़ कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जैसे हम देखें इलेक्ट्रॉन ऑन द 2s ऑर्बिटल 2s1 does not experience full charge of the nucleus because there is the intervening shell that is core 1s2। 1s2 के जो इलेक्ट्रॉन हैं जो ज़्यादा चार्ज एक्सपीरियंस करते हैं, तो जो 2s1 इलेक्ट्रॉन इसको कम चार्ज मिलता है। इफेक्टिव चार्ज जो फेल्ट बाय 2s1 इलेक्ट्रॉन, इसको हम कहेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सो विल बी द लेस देन द एक्चुअल चार्ज। एक्चुअल चार्ज से हमेशा कम होता है। So this means that the various inner orbital electron cloud serve as the screen between the nucleus and outermost shell। तो स्क्रीन का काम करते हैं innermost shell के orbitals। So the inner electron shield or screen the outermost electron, this is called the shielding effect or screening effect। तो इसको जो स्टेलर था उसने अपनी इक्वेशन से बताया है। जेड डैश जो जेड स्टार है ये है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसको निकालने का जो फार्मूला बताया है दैट इज़ जेड माइनस एस। जेड इज़ द न्यूक्लियर चार्ज, दैट इज़ द एटॉमिक नंबर, एंड एस इज़ द शील्डिंग कांस्टेंट, स्क्रीनिंग कांस्टेंट। तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट उसने दिया था। तो स्टेलर का रूल क्या है? राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर उसने लिखनी है तो ये सीरीज़ दिया है, इस फॉर्म में लिखेंगे 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f। इनमें उन्होंने जो d ऑर्बिटल है उसको अलग से सेपरेट करके रखा है और f को अलग से सेपरेट किया है। s और p इकट्ठे कर दिए हैं। सो इलेक्ट्रॉन इन एनी ग्रुप हायर देन द सीक्वेंस देन द इलेक्ट्रॉन अंडर कंसिडरेशन डू नॉट स्क्रीन दोज लोअर ग्रुप एंड कंट्रीब्यूशन 0 टू द स्क्रीनिंग कांस्टेंट। कहते हैं किसी ग्रुप में जो हायर इन द सीक्वेंस डेट द इलेक्ट्रॉन अंडर द कंसिडरेशन डू नॉट स्क्रीन दोज इन द लोअर ग्रुप एंड कंट्रीब्यूशन। जो लोअर ग्रुप में है उसको कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। सो इलेक्ट्रॉन अगर सेम ग्रुप में है, इनमें जो ग्रुप बना के रखे हैं इनमें अगर सेम ग्रुप में इलेक्ट्रॉन होगा तो उसका कंट्रीब्यूशन एस कितना होगा? 0.35। इट में भी नोटेड दैट 1s इलेक्ट्रॉन जो है स्क्रीनिंग कांस्टेंट जो है इसका 0.30 है। फॉर एनी इलेक्ट्रॉन ns and np all the electron in n-1 shall contribute 0.85। अगर ये n से कम एक होगा तो उसमें 0.85 होगा, n-2 होगा तो उसका होगा 1 इन ईच। तो ये जो कांस्टेंट है उसने दिया है। उसके बाद आता है फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड nd एंड nf all the electron in the lower group contribute s equal to 1। इट में भी नोटेड दैट इन केस ऑफ nd एंड nf इलेक्ट्रॉन, nd एंड nf में अगर इलेक्ट्रॉन है द इलेक्ट्रॉन इन ऑल लोअर ग्रुप इवन हैविंग सेम वैल्यू ऑफ n कंट्रीब्यूट एस इक्वल टू 1। जैसे हम कैलकुलेट करेंगे 4d ग्रुप की, द इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है n 4s 4p इनकी सेम वैल्यू है दैट इज n इक्वल टू 4। तो इसकी कंट्रीब्यूशन कितनी आ गई? 1 नोट 0.35। ओनली इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द सेम 4d, अगर सेम 4d में जाएंगे तो उसकी होगी 0.35। 4s एंड 4p की कितनी आएगी? 1। 4d की आएगी 0.34। द शील्डिंग कांस्टेंट एज obtained फ्रॉम द सम ऑफ द कंट्रीब्यूशन एज एक्सप्लेन अबव सब्सट्रैक्टिंग द जेड स्टार हम निकाल सकते हैं। जैसे हम यहाँ एग्जाम्पल आपको करवाते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है। वन ऑफ द outer electron 2p oxygen atom which has configuration 1s2 2p4। तो इसको अगर हम देखेंगे जो
2s and 2p है। अदर देन 1 अंडर कंसिडरेशन कंट्रीब्यूशन 0.35 है। n-1 1s2 जो आ गया इसकी 0.85 है, तो इसको s कितना आएगा 0.35 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेम सेल, 0.85 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1। तो 0.35 वाले इलेक्ट्रॉन कितने हैं जो सेम में है, डेट इज़ हमने निकाला है 2s and 3p, 2s and 2p3 कितने 5 आ गए, और n-1 में कितने आ गए 2, 1s में कितने हैं 2, तो इसका निकाल के हम s कांस्टेंट कितना आ गया 0.45। एक्चुअल जो न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कितने हैं 8 हैं ऑक्सीजन के, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना आ गया 8 - 3.45 डेट इज़ 4.55। ऐसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये एग्जांपल क्लियर होगी। बाकी है एप्लीकेशंस। तो स्टेलर रूल हम कहाँ अप्लाई करते हैं। स्टेलर रूल प्रोवाइड द क्वांटिटेटिव जस्टिफिकेशन फॉर सीक्वेंस ऑफ ऑर्बिटल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी की सीक्वेंस हमने निकालनी है ऑर्बिटल की, तो क्वांटिटेटिव डाटा दे देता है। हेल्प इन एक्सप्लेन द फीलिंग ऑफ ns ऑर्बिटल इन प्रेफरेंस n-d ऑर्बिटल। n-d को क्यों प्रेफर करते हैं ns के बाद में, ये भी बताता है। जैसे हम देखें वी हैव लर्नड द 4s ऑर्बिटल इज़ लोअर इन एनर्जी देन द 3d, तो दिस इज़ इलस्ट्रेटेड बाय टेकिंग द एग्जांपल ऑफ पोटाशियम 19। पोटाशियम की कन्फिग्रेशन अगर देखें तो इसमें है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1। इन सच केसेस ग्रुपिंग कैन बी डन। इसकी हमने ग्रुपिंग ऐसे की है 1s वाला 2p वाला निकाल लिया, 3s, 3p एंड 4s1। तो इसमें अगर हम स्टेलर रूल अप्लाई करेंगे तो इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना आ गया 2.20। इफ़ द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर द 3d, अगर यहाँ 3d में लास्ट इलेक्ट्रॉन चला जाए, लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा है 4s वाला, तो फिर क्या आएगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 1 आएगा। सो द इलेक्ट्रॉन इन द 4s ऑर्बिटल अंडर द इन्फ्लुएंस सिग्निफिकेंट लार्ज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देन द सेम इन 3d। Consequently, the electron in 4s potassium will greater attracted by nucleus and would have lower energy. Therefore, ground state of potassium, it is the 4s orbital that occupy the preference to 3d। तो हमने उसकी एनर्जी कैलकुलेट कर ली। अगर इलेक्ट्रॉन हमने 4s में रखा है तो उसकी एनर्जी आएगी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आएगा 2.20। अगर 3d में चला गया तो 1 आया, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना होगा उतनी अट्रैक्शन होगी, उतनी स्टेबिलिटी होगी। इसलिए हम एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं और प्रेफरेंस हमें पता चल जाती है। आगे इसकी लिमिटेशंस हैं और भी है, इसके आगे एक्सप्लेनेशन दी है। दो द स्टेलर रूल डू नॉट अलो द एग्जैक्ट कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी इन एन एटम जेट दे आर यूजफुल अंडरस्टैंडिंग द वेरिएशन इन सम पीरियोडिक प्रॉपर्टी। पीरियोडिक प्रॉपर्टी की हम कैलकुलेशन भी यहाँ कर सकते हैं, जैसे आयोनाइजेशन, पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है आउटर इलेक्ट्रॉन का सेकंड ग्रुप लिथियम एंड नियोन का दिया हुआ है, ये हमने देखा है कैसे इंक्रीज कर रहा है। सो इंक्रीजिंग द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, बढ़ने से क्या होता है साइज डिक्रीज हो रहा है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, नोबल गैस है मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी इन द पीरियड बिकॉज ऑफ द हाईएस्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आगे डी ब्लॉक एलिमेंट में देखें, ड्यूरिंग द आयोनाइजेशन द न्यूट्रल एटम द इलेक्ट्रॉन आर रिमूव्ड फ्रॉम ns ऑर्बिटल देन फ्रॉम n-1। क्यों, इसको भी हम इससे एक्सप्लेन करते हैं। क्योंकि अगर हम इसकी कैलकुलेशन देखें तो 4.35 आ रही है, तो 3d से अगर हमने रिमूव किया है, ऑटोमोस्ट की आ गई 2.2, सॉरी यहाँ ये ऊपर है, जहाँ 4s इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया यहाँ 3d रिमूव हो गया, एज नोट एज। सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फॉर ऑलरेडी कैलकुलेट किया है इसमें। द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फॉर 3d इलेक्ट्रॉन जो है 8.85 है, 4s का 4.35 है। सो 3d इलेक्ट्रॉन आर हेल्ड मोर टाइटली देन द 4s। सो हम 4s इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं।
तो चार्ज कौन सा रिमूव होगा इलेक्ट्रॉन पहले 3D का और 4s का, इसलिए हम कॉन्फ़िगरेशन में 3D लिखते हैं, 4s बाद में आता है। इट हेल्प इन एक्सप्लेन द एनॉर्मस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सम एलिमेंट, हेल्प इन एक्सप्लेन वाई द कैटाइन इज़ ऑलवेज स्मॉलर और द पेरेंट एटम। अनाइन लार्ज क्यों होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से, और बाकी इसकी लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस क्या हैं? अकॉर्डिंग टू स्टेलर रूल बोथ द S and P आर ग्रुप्ड टुगेदर कैलकुलेटिंग द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, बट द रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है इंडिकेट करती है हायर पेनिट्रेशन ऑफ S एज़ कम्पेयर टू P। S की स्फेरिकल सिमेट्री है इसलिए ज़्यादा पेनिट्रेशन करता है और P की कम है। दिस इज कोज अ हायर पेनिट्रेशन, S शुड बी स्क्रीन मोर देन द P। S की स्क्रीनिंग ज़्यादा होनी चाहिए। स्टेलर रूल कहता है ऑल द इलेक्ट्रॉन SP D और F प्रेजेंट इन द शेल लोअर दैन n-1 शेल, तो outer n electron with equal contribution. This does not seem true because the energetically different orbital should not have same contribution. कहता है जो हम outer के लेंगे उसका हमने 1 रखा है, n-1 या n-2 का, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता क्योंकि उसकी अलग अलग एनर्जी है। इट कैन बी ऑब्जर्व एज द स्टेलर रूल बिकम लेस रिलायबल फॉर एटम ऑफ द हैवियर एलिमेंट। हैवी एलिमेंट के जो एटम है उसके लिए जो एप्लीकेबल नहीं है। सो हमने क्या किया, लिमिटेशंस, एप्लीकेशन ऑफ स्टेलर रूल, उम्मीद आपको पता चल गया होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं और स्क्रीनिंग फैक्ट। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था आपके लिए और इससे काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं आपको आ सकते हैं कॉम्पिटिटिव में, और मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। वीडियो कैसा लगा काइंडली कमेंट करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।